नमस्ते, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं सभी हमारे प्यारे साथी। आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो हमने आपको बताया था कि जनवरी से लेकर के पूरी संपूर्ण जून तक की प्रतिदिन करंट अफेयर्स आपको मिलेगी। यानी आज हम आपको कंप्लीट जनवरी की करंट अफेयर्स देने वाले हैं और उसके सारे के सारे अगर हम बात करते हैं एमसीक्यू आपको देने वाले हैं और उनसे रिलेटेड सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। तो हम क्लास के पहले ही बता देते हैं कि इसकी जो पीडीएफ है वो 99 वाले बैच में आपको प्रोवाइड हो जाएगी, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल रही है और मंथली भी ये मिलेगी और इसके बाद टॉपिक वाइज जो चलेगी मॉर्निंग में वो भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा और हम शुरुआत करते हैं आज के अपने क्लास की। एक बार सभी लोग बता दीजिए आपने सेशन को लाइक कर दिया है। और आइए सभी प्यारे साथी भाई एक बार फटाफट से क्या करेंगे, सेशन में जुड़ जाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं। और आज हम करंट अफेयर्स यानी पूरी जनवरी 2026 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से एक बार आप लोग देखिएगा और बेहतर तरीके से आप सभी प्यारे साथी क्या करेंगे, आप कहोगे भैया जी आंसर देंगे, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें, हमारा पहला प्रश्न है और हमें बड़ी तसल्ली से पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि बहुत स्पीड में पढ़ना, नहीं, तसल्ली से। कह रहा है किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने अपने कैरियर में 500 एकल सिंगल्स मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया है, आप कहोगे पीवी सिंधु ने रिकॉर्ड बना के अपने नाम किया है। किसने किया है मेरे भैया, आप कहेंगे भैया यह रिकॉर्ड जो है वह पीवी सिंधु ने अपने नाम किया हुआ है। और यहां अगर हम देखें तो इसकी अगर कुछ इंपॉर्टेंट व्याख्या देखें तो पीवी सिंधु ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय शटलर बनी है। उन्होंने इंडोनेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट के दौरान अपना 500वां मैच जीता हुआ है। ठीक है, याद रखना जो सिंधु है वो दुनिया की एकमात्र छठी महिला खिलाड़ी है जिन्होंने इस मैच जीते हैं। वे भारत की पहली और एकमात्र खिलाड़ी भी है जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन रही हैं। ठीक है, कौन रहा है, आप कहेंगे भैया पीवी सिंधु जी रही हुई है और इसको भी आपको ध्यान रखना है। आइए हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है यूरोपीय संघ का गठन किस वर्ष हुआ था। ये प्रश्न रिलेटेड है और थोड़ा सा हमने स्ट्रेटजी का भी डाल दिया है। आप कहोगे कि यूरोपीय संघ का गठन जो हुआ था 1993 में हुआ था। कब हुआ था, 1993 में। जो यूरोपीय संघ है इसकी स्थापना 1993 में, एक याद रखना कौन सी है, मास्ट्रिच की संधि के दौरान। किसके दौरान, आप कहेंगे भैया एक मास्ट्रिच की जो संधि थी इसके दौरान प्यारे साथियों हुई थी। ठीक है, याद रखना वर्तमान में इसके 27 सदस्य देश हैं। कितने हैं, आप कहेंगे 27 है। भारत ने हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते यानी FATA पर, यानी जो एक मुफ्त व्यापार समझौता है, जो भी हाल की करंट अफेयर्स का मुद्दा है, और इस पर क्या किए हैं, आप कहोगे भैया जी याद रखना कि अगर हम बात करते हैं मुफ्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दोनों के बीच व्यापार बढ़ेगा और जर्मनी इस संघ का सबसे बड़ा देश है। याद रख लेना FA। अगर हम बात करते हैं टीए संघ का जो है वह सबसे बड़ा देश कौन सा है, आप कहोगे भैया जी जर्मनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के 77वें गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया है, यानी उस समय किसको आमंत्रित किया गया था। आप कहोगे याद रखना उर्सुला वान डेर और लेन और एंटोनियो कोस्टा, इनको क्या किया गया है प्यारे साथियों, तो आप कहेंगे भैया जी इनको याद रखना आमंत्रित किया गया है। अगर हम बात करते हैं, आप कहोगे कि इस बार यूरोपीय संघ के 2 प्रमुख नेता जो मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, उर्सुला वान डेर लेयन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। आपको यहां से ये पॉइंट है, इसको भी नोट कर लेना है। क्या है, आप कहेंगे भैया जी याद रखिएगा ये यूरोपीय आयोग की कौन है, आप कहोगे भैया जी ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर हम आपसे अगली बात करें, और इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है ये। नेक्स्ट है जो एंटोनियो कोस्टा हैं, वो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं। भारत के पहले गणतंत्र दिवस 1950 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। अगर आपसे पूछ दे, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, अगर आपसे पूछे कि भारत के जो पहला गणतंत्र दिवस था उस पर अगर हम बात करें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन थे, आप कहोगे भैया सुकर्णो मुख्य अतिथि के रूप में प्यारे साथियों थे। ठीक है, याद रखिएगा, आपको इस फैक्ट को भी बेहतर तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न है
गणतंत्र दिवस 2026 पर किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? आप कहोगे भैया शुभांशु शुक्ला जी को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। अगर हम आपसे बात करें शुभांशु शुक्ला जी की, अच्छा इनकी एक पुस्तक है, उसका एक बार आप नाम बताएंगे, ठीक है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं, आप कहोगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को देश का सर्वोच्च शांतिकालीन जो वीरता पुरस्कार है वो दिया है। वे जून 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS जाने वाले पहले भारतीय बने थे और राकेश शर्मा 1984 के बाद अशोक चक्र पाने वाले वो दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। हम आपको बता दें अभी जो गगनयान मिशन जा रहा है उसमें भी जो विंग कमांडर की भूमिका निभा रहे हैं वो शुभांशु शुक्ला जी ही हैं। ठीक, चलो अगला प्रश्न है, सोमालीलैंड को एक आजाद देश के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? सोमालीलैंड को अगर हम बात करते हैं पूरी तरीका से आजाद देश यानी इसको मान्यता देने वाला जो बना हुआ है वो आप कहेंगे भैया इजराइल बना हुआ है। इसने पूर्ण तरीके से क्या दे दी है? आप कहेंगे मान्यता दे दी है। इजराइल ने सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश मान लिया है। सोमालीलैंड असल में सोमालिया के भीतर एक छोटा सा क्षेत्र है। सोमालिया आप कहोगे लड़ाकों के नाम से सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो सोमालिया ही है, ठीक है, जिसके पास अपनी सरकार और नेता और सेना भी है। याद रखना इजराइल ने इसके साथ राजनयिक संबंध बनाने के लिए समझौता भी किया है और कहीं ना कहीं इजराइल का भी इसमें क्या है फायदा होता दिखाई दे रहा है। आइए अगला प्रश्न है, केरल सरकार ने किस बैक्टीरिया को अपना राज्य सूक्ष्म जीव स्टेट माइक्रोब घोषित किया है? बताइए। तो इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? इसका नाम है भैया जी, याद रखना, बेसिलस सबटिलिस। क्या नाम है? बेसिलस सबटिलिस नाम है, याद रख लीजिएगा। आप कहोगे सबटिलिस, और केरल ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ठीक है, याद रखिएगा। यह एक फायदेमंद बैक्टीरिया है जो मिट्टी और इंसान की आंतों में पाया जाता है। ये जो बैक्टीरिया है वो मिट्टी में भी पाया जाता है और इंसान की आंतों में भी पाया जाता है। यह शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने में आप कहोगे भैया पूरा मदद करता है। और याद रखना इसी वजह से यह प्रश्न कैसा हो जाता है? आप कहोगे प्रश्न भैया जी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसा हो जाता है? आप कहोगे प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आप कहोगे यहां पर अगर हम बात करें भारत, तो भारत का जो स्थान है वो 32वां है। कौन सा है? आप कहेंगे भारत का स्थान 32वां है। ऐसे अगर हम बात करें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, आप कहोगे 157। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 127 स्थान रहा है भारत का। भारत इस बार 2 पायदान नीचे खिसक गया है, 32वें स्थान पर रहा है। सॉफ्टवेयर पावर का मतलब क्या होता है? किसी देश की वह ताकत जिससे वो बिना दबाव के दुनिया को क्या करता है? प्रभावित करता है। इस सूची में अगर हम बात करते हैं जो अमेरिका है, अमेरिका भैया जी पहले यानी कि अमेरिका टॉप पर है। किस पर है? आप कहोगे भैया अमेरिका जो है वह टॉप पर है, ठीक है, याद रखिएगा। अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है। अमेरिका फर्स्ट पर है और चाइना किस पर है? आप कहोगे भैया सेकंड स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस जिला अदालत कौन सी बनी है? यानी अगर हम बात करें कि पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस जिला अदालत कौन सी बनी है, आप कहोगे भैया याद रखना कलपेट्टा। कौन सा? आप कहोगे भैया जी कलपेट्टा। अच्छा कलपेट्टा कहां पर है? आप कहेंगे भैया यह केरल में है। कहां पर है? आप कहोगे केरल में है। याद रखना केरल के वायनाड जिले की कलपेट्टा अदालत में अब जो सारा काम है वो कंप्यूटर और टैबलेट पर होगा, मतलब कॉपी पेन पे नहीं होगा, कंप्यूटर और टैबलेट पर होगा। यह देश का पहला जिला न्यायालय है जहां जजों की मदद के लिए, याद रखना भाई, AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कोई भी जैसे लॉ के बारे में जानना है, अगर कोई भी चीज भूल रहे हैं, कोई पुराना केस है उसके बारे में जानना है, तो सारा का सारा अगर हम बात करते जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो AI का प्यारे साथियों इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस उप मुख्यमंत्री का हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हो गया? आपको पता है
कौन से महाराष्ट्र के आप कहोगे भैया जी उप मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम क्या था? आप कहेंगे भैया याद रखिएगा, क्या अजीत पवार था, देवेंद्र फडणवीस था, या फिर एकनाथ शिंदे, या फिर छगन भुजबल? आप कहोगे अजीत पवार साहब का। ठीक है, और ये जाने माने राजनेता भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आप कहोगे उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे थे। ठीक है, याद रखना 28 जनवरी 2026 को पुणे के बारामती में एक विमान हादसे में उनका निधन हो गया। ये अगर हम बात करते हैं, वे रिकॉर्ड 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे थे और बारामती से लगातार वह 7 बार विधायक भी बन गए थे। ठीक है, मुख्यमंत्री रहे थे, उप मुख्यमंत्री, और सब लोगों का मानना था कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी इनके अलावा किसी को नहीं मिलेगी। आइए अगला है, संयुक्त राष्ट्र यूएन ने वर्ष 2026 को किस अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? किसे किया है आप बताएंगे? आप कहोगे भैया जी महिला किसान वर्ष, या मोटे अनाज का वर्ष, या अंतरराष्ट्रीय चरागाह और पशुपालक वर्ष को 2026 को अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे भैया सी वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? आप कहोगे भैया सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय चरागाह और पशुपालक वर्ष की व्याख्या में देखना, इसका जो उद्देश्य है वो चरागाहों के संरक्षण, यानी जो चरागाह यानी चरने के मैदान है उनके संरक्षण, और जो पशुपालकों की आजीविका के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। इससे पहले 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष भी घोषित किया जा चुका है, इसके पहले अगर हम बात करें तो। आइए अगला है, हाल ही में भारत की किन 2 जगहों को नए रामसर साइट का दर्जा मिला है? अच्छा, जनवरी में अगर हम बात करते हैं किन 2 जिलों को मिला हुआ था, किन 2 जगहों को मिला था? आप कहेंगे भैया पटना पक्षी अभ्यारण्य को और छारी डांड। ये कहाँ है छारी डांड? आप कहोगे ये गुजरात में है। और जो पटना पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? आप कहेंगे भाई उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? आप कहेंगे भैया एटा में है। कहाँ पर है? आप कहोगे एटा में है। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के एटा में स्थित जो पटना पक्षी अभ्यारण्य और गुजरात के कच्छ में स्थित छारी ढांड को यह दर्जा मिला है। अब भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 98, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो 100 हो गई है। ठीक है, रामसर साइट अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां होती है, इसके लिए रामसर सम्मेलन हुआ था। सबसे भारत में जो पहली रामसर साइट बनी थी, याद रखना, भारत में, एक बार कमेंट में बताओ, भारत में पहली रामसर साइट, भारत में जो पहली रामसर साइट प्यारे भैया जी बनी हुई थी तो उसका नाम क्या था? तो आप कहेंगे भैया उस रामसर साइट का प्यारे साथियों नाम था, तो आप कहेंगे भैया चिल्का झील। क्या आप कहोगे? चिल्का झील। ठीक है, सबसे पहली रामसर साइट यह बनी हुई थी। आइए अगला है, टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका जो खिताब जीता है वह कार्लोस अलकराज ने जीता है। किसने जीता है? आप कहोगे भैया कार्लोस अलकराज ने खिताब जीता हुआ है। स्पेन के कार्लोस अलकराज ने फाइनल में नोवाक जोकोविक जो है उनको हराया। वे चारों ग्रैंड स्लैम, कैरियर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्या बन गए हैं? आप कहोगे भैया जी खिलाड़ी बन चुके हैं, सारे के सारे, यानी चारों ग्रैंड स्लैम वो जीत चुके हैं। अगला है, किस देश ने अमेजन के जंगलों को बिना डंक वाली मधुमक्खियों को इंसानों जैसे कानूनी अधिकार दिए हैं? अमेजन के जंगल में बिना डंक वाली मधुमक्खियां पाई जाती हैं। और अगर हम बात करते हैं इंसानों जैसे इनको जो कानूनी अधिकार दिए गए हैं वह किसने दिए हैं? आप कहोगे भैया पेरू ने दिए हैं। किसने दिए मेरे भाई? आप कहोगे अधिकार जो दिए हैं वह पेरू ने दिए हैं, पेरू देश ने दिए हैं। पेरू ने इन मधुमक्खियों को जीवित रहने और प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार दिया है। किसको? प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार दिया है। वे मधुमक्खियां अमेजन के 80% पेड़ों के परागण के लिए जिम्मेदार हैं और लगभग 8 करोड़ साल पुरानी प्रजाति है। यानी अगर देखा जाए तो परागण के लिए भी जरूरी है और बहुत पुरानी प्रजाति है। 8 करोड़ साल पुरानी प्रजाति मायने रखती है। 8 करोड़ साल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आइए
वर्ष 2025 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कुल कितने बच्चों को प्रदान किए गए? तो आप कहेंगे भैया जी कुल 20 बच्चों को यह प्रदान किए गए थे। कितने बच्चों को किए गए थे? आप कहेंगे भैया जी 20, यानी 20 बच्चों को यह प्रदान किए गए थे। याद रखना यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों को बहादुरी और कला जैसे 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इस बार 2 बच्चों को मरणोपरांत भी यह सम्मान दिया गया है। आइए हम आपको वो ही व्याख्या बता रहे हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है अपने ऐप में यहीं पर आपको साइड में इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। जहां वीडियो मिलेगी वहीं इसकी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो आराम से आप रिवीजन लगा के बेहतर तरीके से आप पढ़ भी सकते हैं। चलिए अगला है, वर्ष 2025 में किस राज्य में सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु दर्ज की गई है? याद रखना जो सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु दर्ज करी गई है वो मध्य प्रदेश में। क्यों? क्योंकि बाघों को क्या कहा जाता है? याद रखना मध्य प्रदेश को हम बाघों का राज्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बाघों का राज्य भी इसको कहा जाता है। और दूसरी बात क्या है कि अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा नेशनल पार्क और सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व हैं वो यहीं पर हैं। तो याद रखना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे भैया मध्य प्रदेश। 2025 में कुल 166 बाघों की मौत हुई, जिसमें सबसे ज्यादा 55 मध्य प्रदेश में थी। मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है। दुनिया के 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं। और अगर देखा जाए इसमें बहुत सारे बाघ ऐसे हैं जो तस्करी का शिकार हुए हैं, जिनके लोगों ने तस्करी या इनको मार डाला है और उनकी खाल या बॉडी के पार्ट जिस प्रकार से बेचे जाते हैं उन लोगों ने बेचे हुए हैं। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित एक तेलुगु पुस्तक आक्ति रसुल्लो विकास चिन्ना कमलकम के लेखक कौन है? याद रखना जो इसके लेखक हैं उनका नाम क्या है? यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद। क्या नाम है? यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद, ये लेखक हैं, याद रखिएगा। अगर हम प्यारे साथियों आपसे कहें कि इस पुस्तक का अर्थ, तो आप कहोगे आग के तालाब में खिला हुआ कमल, है ना। और यह कमल जो दर्शाया गया है किसी पार्टी को लेकर के नहीं दर्शाया है। आप सुनना, यह राष्ट्रपति मुर्मू के आदिवासी मूल से राष्ट्रपति भवन तक के सफर को दर्शाता है। याद रखना कि उनका जो आदिवासी मूल निवास था, यानी जहां आदिवासी जब स्टार्टिंग हुई थी, धीरे धीरे इन्होंने शुरुआत करी थी और तब से राष्ट्रपति भवन तक जो पहुंचे उसका सारा का सारा सफर इसमें दर्शाता है। अगला है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो याद रखना इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो 80 नंबर की है। कौन से नंबर की है? आप कहेंगे भारत की रैंकिंग इसमें 80वें नंबर की है। ठीक है, याद रखिए। अच्छा, याद रखना भारतीय पासपोर्ट से अब 55 देशों में बिना वीजा के यात्रा की जा सकती है। इस सूची में जो सिंगापुर है वह टॉप पर है, यानी सिंगापुर के पासपोर्ट से आप 55 से ज्यादा और कई अधिक देशों की आप यात्रा कर सकते हैं, ठीक है, बिना वीजा के। और जिसके पासपोर्ट से 192 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश मिलता है, 192 देशों में आप वीजा मुक्त बेहतर तरीके से जा सकते हैं। अगला है, भारत ने 2026-27 के लिए किस स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के लिए नामांकित किया है? तो आप कहेंगे काजीरंगा, या आप कहेंगे मेघालय के जो लिविंग रूट ब्रिज है इसको किया है। आप कहोगे भैया मेघालय के जो लिविंग रूट ब्रिज हैं, याद रखना इन्हें स्थानीय भाषा में जिंगकिना जोरी कहा जाता है, जो पेड़ों की जड़ों को जोड़कर बनाई गई पुल हैं, यानी जो पेड़ों की जड़ें हैं इनको सबको जोड़कर यह पुल बनाए गए हैं। भारत में अभी कुल 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। जनवरी का डाटा मैं आपको बता रहा हूं, और याद रखना कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज। क्यों? क्योंकि ये पर्यटकों के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और पर्यटकों के लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर है। अगला है, BWF एथलीट आयोग 2026-29 का अध्यक्ष
किस भारतीय खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे साइना नेहवाल या पीवी सिंधु या लक्ष्य सेन या एच.एस. प्रणय। तो आप कहोगे भैया जी किसको? आप कहेंगे पीवी सिंधु को। किसको? आप कहोगे भैया पीवी सिंधु को। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। सिंधु पहले इस आयोग की अध्यक्ष थी, याद रख लेना, सदस्य थी, अब उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। यह आयोग बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की अगर हम बात करें, VWF को खिलाड़ियों के विचार देने का काम करता है, उनको मोटिवेट करने का भी काम करता है। आइए अगला प्रश्न। 33 सालों के लंबे इंतजार के बाद किस राज्य को फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है? आप कहोगे गुजरात को। हालांकि गुजरात में अगर हम बात करते हैं गिर नेशनल पार्क है। क्या है? आप कहोगे गिर नेशनल पार्क है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा एशियाई शेर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आप कहोगे सबसे ज्यादा एशियाई शेर। ठीक है, इतना ही स्लो पढ़ाएंगे हम, तेज नहीं जा पाएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा एशियाई शेर याद रखना, अगर हम बात करते हैं गिर में पाए जाते हैं। ठीक है, और 33 सालों के बाद, एक लंबा इंतजार, एक लंबे अरसे के बाद राज्य को टाइगर स्टेट का ना दर्जा दिया गया है। लेकिन पहला टाइगर स्टेट का दर्जा और टाइगर स्टेट के नाम से, तो आप कहेंगे प्यारे भैया जी कौन है? आप कहेंगे मध्य प्रदेश है। गुजरात के रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघ की पुष्टि होने के बाद, याद रखना, यह दर्जा वापस मिला है। 1992 में बाघ ना दिखने के कारण, नहीं, 1992 से बाघ नहीं दिख रहे थे। ठीक है, गुजरात से यह दर्जा छीन लिया गया था। चलिए अगला है, 1 जनवरी 2026 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? हम बात करते हैं DRDO की। आप कहोगे भाई 68वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा? आप कहोगे 68 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO रक्षा मंत्रालय के तहत यह काम करता है, और याद रखना भैया इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत हैं। और ये आपके लिए कैसा होता है? आप कहोगे भैया DRDO के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह कौन है? तो आप कहोगे इनका नाम भैया जी क्या है? समीर वी कामत है, डॉक्टर समीर वी कामत। चलिए अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर से रेहड़ी पटरी वालों के लिए PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? यानी जो रेहड़ी पटरी वाले हैं इन सबके लिए जो क्रेडिट कार्ड है उसको जो लॉन्च किया है, याद रख लेना। आप कहोगे भैया जी कहां पर? आप कहोगे तिरुवनंतपुरम शहर में। कहां पर? आप कहेंगे तिरुवनंतपुरम शहर में। यानी हमारा करेक्ट जो सही हो जाएगा वह सी वाला सही हो जाएगा। यह एक UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड है, यानी किससे? UPI से लिंक है। और अभी याद रखना, जिससे छोटे दुकानदारों को बैंकों से जोड़ा जाएगा। इसकी शुरुआत लिमिट कितनी है? आप कहोगे 10,000 रुपए है शुरुआत में, स्टार्टिंग में। अगला है, किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाया है? बताइए। तो आप कहोगे भैया जी किस देश ने लगाया है? तो आप कहेंगे भैया फ्रांस ने लगाया है। किसने लगाया है? आप कहोगे भैया जी फ्रांस ने लगाया है। याद रखना कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का जो कानून बनाया है वो फ्रांस ने भैया जी बनाया हुआ है। बच्चों को सोशल मीडिया की लत और मानसिक संकट से बचाने के लिए, याद रखना, यह कदम उठाया गया है। कंपनियों को 2026 के अंत तक अयोग्य बच्चों के अकाउंट बंद करने होंगे। जो बच्चे क्या हैं? योग्य नहीं है, यानी कि अयोग्य हैं, उनके अकाउंट को क्या करना होगा? बंद करना होगा। आइए अगला है, चर्चा में रही तमसा टोंस नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? आप कहेंगे इसका जो उद्गम है वह कहां से होता है? आप कहोगे भाई मध्य प्रदेश से होता है। अच्छा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो आप कहेंगे नर्मदा नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी कैसी बहती है? आप कहेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली पहली नदी है। ठीक है, याद रखना यह नदी मध्य प्रदेश के मैहर जिले की कैमूर पहाड़ियों से निकलती है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के लोगों ने मिलकर इस नदी का जीर्णोद्धार किया है, साफ सफाई करी है, पूरी तरीके से इसको साफ करने का प्रयास भी किया है। अगला है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का नया महानिदेशक यानी डीजी किसे बनाया गया? आप कहोगे, याद रख लेना, तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी का जो नया डीजी है किसे बनाया गया है? आप कहोगे भैया शत्रुजीत सिंह कपूर को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? आप कहोगे शत्रुजीत सिंह कपूर को बनाया गया है। चलिए अगला है, ये 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और इसके पहले हरियाणा के डीजीपी भी रह चुके हैं। आईटीबीपी का मुख्य काम भारत चीन की सीमा की सुरक्षा करना है। हर जगह आईटीबीपी नहीं होती है, भारत चीन की सीमा पर आपको आईटीबीपी मिलेगी। अगला है, चर्चा में रही सक्सगाम घाटी भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? आप कहोगे यह जो घाटी है यह कहां पर है? आप कहेंगे लद्दाख में स्थित है। कहां पर है? आप कहेंगे लद्दाख में स्थित है। अब आपसे पूछा जाए कांगड़ा घाटी कहां पर है? आप कहोगे हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी पूछा जाए तो आप कहेंगे कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। ऐसे ही सक्सगाम घाटी कहां पर है? आप कहोगे लद्दाख में। यह इलाका लद्दाख के उत्तर में है। 1963 में पाकिस्तान ने अवैध रूप से इसे चीन को सौंप दिया था। किसको? आप कहेंगे चीन को। और भारत चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी जो लाइन है, ठीक है, याद रख लेना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध करता है क्योंकि वह इसी क्षेत्र से गुजरता है, याद रख लीजिए। अगला है, 1 जनवरी 2026 से कौन सा देश यूरोजोन का 21वां सदस्य बना है? तो आप कहेंगे भाई यूरोजोन का जो 21वां सदस्य बना है उसका नाम क्या है? आप कहोगे बुल्गारिया है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जितना आप तसल्ली से सुनोगे उतना तसल्ली से आपको याद हो जाएगा। समझ रहे हैं? आइए, अब बुल्गारिया की आधिकारिक मुद्रा यूरो हो गई है। यूरोजोन उन यूरोपीय देशों का समूह है जहां पर यूरो चलता है। यूरोपीय संघ में 27 देश हैं, लेकिन यूरोजोन में अब कितने देश हैं? आप कहोगे मात्र 21 देश हैं। कितने? आप कहेंगे 21। ठीक, चलिए, पुरुष हॉकी इंडिया लीग 25-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आप कहोगे अगर पुरुष हॉकी की बात आए तो इंडिया लीग 2025-26 का जो खिताब प्यारे साथियों जीता हुआ है वह किसने जीता है? तो आप कहोगे वह खिताब जीता है कलिंगा लॉन्सर्स ने। किसने? आप कहोगे भैया खिताब कलिंगा लॉन्सर्स के द्वारा जीता गया है। भुवनेश्वर में खेले गए फाइनल में कलिंगा लॉन्सर्स ने रांची रॉयल्स को 3-2 से हराया और यह उनका कैसा खिताब है? आप कहोगे भैया दूसरा खिताब है। अगला है, महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन नियुक्त की गई हैं? बताइए। तो आप कहोगे याद रखना इनका नाम क्या है? सुनेत्रा पवार। और ये अजीत पवार की कौन है? आप कहोगे भैया वाइफ है, याद रखिए। वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की नेता और राज्यसभा सांसद हैं। वे महाराष्ट्र के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। ठीक है, अगला, दुर्लभ मृदा ऑक्साइड रेयर अर्थ ऑक्साइड के भंडार के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो आप कहोगे इसमें जो भारत का स्थान है वह कौन सा है? आप कहेंगे भैया तीसरा है। कौन सा स्थान है? आप कहोगे भैया तीसरा स्थान है। भारत के पास 6.9 मिलियन टन भंडार है जो दुनिया का लगभग 6.7% है। इस सूची में चीन अगर बात करते हैं पहले, ठीक है, और ब्राजील दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर कौन है? आप कहोगे भैया भारत जो है वह किस स्थान पर है? आप कहेंगे तीसरे। अगला है, बिहार के किस अभ्यारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी गई है? बताइए कौन सा अभ्यारण्य है? तो आप कहोगे भैया कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है। कौन सा है? आप कहोगे कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। और याद रखना इसको दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी भी दी गई है। नेक्स्ट है, कैमूर बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है।
वर्तमान में बिहार का एकमात्र अगर बात करें टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? आप कहोगे भैया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है, भारत के खेल शासन में सुधार के लिए जो गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने करी है? आप कहोगे इसकी जो अध्यक्षता करी है भैया जी वह किसने करी है? आप कहोगे अभिनव बिंद्रा जी ने करी है। किसने करी है? आप कहेंगे अभिनव बिंद्रा ने। करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? आप कहेंगे भैया बी वाला बिल्कुल सही होगा। ओलंपिक विजेता बिंद्रा की टास्क फोर्स ने खेल महासंघों में पारदर्शिता और खिलाड़ियों के कल्याण के लिए रिपोर्ट इन्होंने सौंपी है। अगला है, चर्चा में रहा ग्रीनलैंड द्वीप आधिकारिक तौर पर किस देश का हिस्सा है? जो ग्रीनलैंड द्वीप है वह किस देश का हिस्सा है? आप कहोगे भैया यह डेनमार्क का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? आप कहोगे भैया जी यह डेनमार्क का हिस्सा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और भौगोलिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका के पास में है, लेकिन राजनीति रूप से यह डेनमार्क का हिस्सा है। किसका है? आप कहेंगे भैया जी भौगोलिक रूप से अमेरिका के पास में है, भौगोलिक यानी अगर बात करें, लेकिन अगर देखा जाए राजनीतिक रूप से तो आप कहेंगे यह डेनमार्क का पूरी तरीके से हिस्सा है। अगला है, भारत सरकार ने चीन के इंजीनियरों और विशेषज्ञों के लिए कौन सा नया ई बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? आप कहोगे इसका नाम क्या है? याद रख लेना कि EB4 वीजा। क्या नाम है? EB4 वीजा। यानी करेक्ट कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे ए वाला सही हो जाएगा। याद रखना इसका उद्देश्य भारतीय फैक्ट्रियों में लगी चीनी मशीनों के रखरखाव और इंजीनियर के आवागमन को आसान बना सकता है। और यानी कि क्या है, जितने भी आवागमन यानी इधर उधर से आएंगे, अगर कोई मशीन खराब हो जाती है तो उसको सही करवाने के लिए बार बार थोड़ा ना जाएंगे और उनका वीजा बनवाना है, इस देश से बुलाना है। अगला है, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आप कहोगे इसकी जो भैया शुरुआत हुई थी वो 2003 से हुई है। कब से हुई है? आप कहेंगे 2003 से। यह दिन महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी 1915 की याद में मनाया जाता है। 2025 का जो सम्मेलन है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। कहां पर हुआ था? आप कहोगे भैया उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा गठित आधुनिक युद्ध बल भैरव की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी प्यारे साथियों मुख्य विशेषता क्या है? आप कहोगे 1 लाख से अधिक, याद रखना 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटरों वाली इकाई। 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटरों वाली इकाई यह दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन सक्षम लड़ाकू इकाइयों में से एक है, जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC पर तैनात की गई है। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य की नागौरी अश्वगंधा को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? आप कहोगे भैया राजस्थान। अच्छा, अभी हाल ही में आप कहोगे भैया और भी राजस्थान को मिला है, तो आप कहोगे जुलाई में। आप कहोगे राजस्थान की जो भोजड़ियां हैं, क्या हैं? आप कहोगे राजस्थान की भोजड़ियों को, ठीक है, भोजड़ियों को भी क्या दिया गया है? आप कहोगे GI टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है भाई। चलिए, अगर हम बात करते राजस्थान के नागौर जिले की, ये अश्वगंधा अपनी औषधीय गुणवत्ता के लिए मशहूर है और राजस्थान का पहला GI टैग कृषि उत्पाद सोजत मेहंदी था। कौन सा था जो राजस्थान में पहला मिला हुआ था? वह कौन सा था? आप कहोगे भैया जी सोजत मेहंदी था। ठीक है, अच्छा, एक बार अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है पंजीकरण में, तो याद रखना मेरे भाई, एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में क्या होता है, 10 साल तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। ठीक है, अगला है, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद AERB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आप कहोगे AERB, इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है AK बाल सुब्रमण्यम। क्या नाम है? आप कहेंगे भैया जी AK बाल सुब्रमण्यम उनका पूरा नाम है। याद रखना, हम बात करते हैं AERB भारत में परमाणु सुरक्षा को नियंत्रित करने वाली मुख्य संस्था है, जिसका मुख्यालय कहां पर है? आप कहोगे भैया जी मुंबई में स्थित है। अगला है,
भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा बनने जा रहा है? आप कहोगे बायो हैप्पी जिला, जिसका नाम क्या है? केई पन्न्योर। याद रखना ये कहां पर है? आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है? आप कहेंगे भैया यह अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिए कौन सा? केई पन्न्योर। और बायो हैप्पीनेस का अर्थ क्या है? प्रकृति को बचाते हुए लोगों की कमाई और सेहत को बेहतर बनाना। और प्रकृति को अगर देखा जाए तो बेहतर है कि उसको बचाना, क्योंकि अगर प्रकृति नहीं बची, नेचर नहीं बचा, तो कुछ भी नहीं बचेगा। अगला है, वाइमर ट्राइंगल किन 3 देशों का एक क्षेत्रीय समूह है? आप कहोगे जो वाइमर ट्राइंगल है वह किन 3 देशों का क्षेत्रीय समूह है? तो आप कहेंगे भैया जी याद रखना, फ्रांस है, जर्मनी है और पोलैंड है। इनका क्या है? आप कहोगे याद रखिएगा, इनका एक क्षेत्रीय समूह है। हाँ, अभी आपको जुलाई की मिल रही हो, जनवरी की मिल रही, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, है ना? ऐसे आपको डेली मिलेगी, परेशान मत होना। आइए, भारत ने पहली बार इस समूह के साथ आधिकारिक स्तर पर बातचीत की है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। आइए, अगला है, केरल की किस जगह को भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो आप कहेंगे भैया याद रखना, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य। कहीं अरालम आपको लिखा मिलेगा, कहीं पर आपको अरलम लिखा मिलेगा। जो अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य है, याद रखना ये कैसा है? तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया है, भारत का पहला। ठीक, यहाँ विविध विविध प्रकार की तितलियां हैं। यह केरल की 81% तितली प्रजातियां लगभग 266 पाई जाती हैं, इसलिए इसे अब क्या अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी कहा जाएगा। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की किस महिला क्रिकेट कप्तान ने मार्च 2026 में संन्यास की घोषणा की है? तो आप कहोगे भैया जी एलिसा हीली ने। किसने? आप कहोगे एलिसा हीली ने। याद रखिएगा। चलिए, अगला है, दिग्गज विकेट कीपर बल्लेबाज एलिसा हीली भारत के खिलाफ, याद रखना, घरेलू सीरीज के बाद क्रिकेट को अलविदा कह देंगी। वे 8 बार वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रही हैं। कितने बार? आप कहोगे 8 बार मेरे प्यारे भैया। ठीक है, याद रखिए। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन है? याद रखना, इनका नाम क्या है? डॉक्टर वी वेंकटेश वर्मा। क्या नाम है? आप कहोगे साउथ के हैं, डॉक्टर वी वेंकटेश वर्मा। वे रूस में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। उनका कार्यकाल 26-27 तक होगा। ठीक है, अगला है, चुनाव आयोग ने सभी चुनावी सेवाओं के लिए कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आप कहोगे भाई ई क्लाइंट। ठीक है, ई सीनेट का आएगा या ई क्लाइंट करके आएगा। ई सीनेट आप याद रखना, इसको उसने लॉन्च किया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनावी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, दुनिया का सबसे बड़ा है, जो सभी 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। कितने में? आप कहोगे 22 भारतीय भाषाओं में। नेक्स्ट है, वॉइस ऑफ इंडिया के रूप में मशहूर पत्रकार सर मार्क टली का हाल ही में निधन हुआ। वे किस संस्था से जुड़े थे? आप कहोगे भैया जी बीबीसी से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े थे? मार्क टली। तो आप याद कैसे रखना कि बीबीसी से जुड़े थे। बीबी के साथ आदमी पी के टली कम रहता है। मार्क टली ने आपातकाल और ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे भारत के कई ऐतिहासिक पलों को कवर किया था। ठीक है, चलिए अगला है, केरल का सर्वोच्च सिनेमा सम्मान जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? आप कहोगे भैया ये दिया गया है अभिनेत्री शारदा को। किसको दिया गया है भैया? आप कहेंगे अभिनेत्री शारदा को प्यारे साथियों यह दिया गया है। यह पुरस्कार मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। शारदा ने अपने कैरियर में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। कितने बार? आप कहोगे 3 बार। अगला है, झारखंड का सारंडा वन हाल ही में किस सैन्य अभियान के कारण चर्चा में रहा है? तो आप कहोगे जो सारंडा वन है वो ऑपरेशन मेगा बिरू के तहत, किसके तहत?
ऑपरेशन मेगा ब्रू के तहत किस में रहा है? आप कहेंगे भैया जी ये चर्चा में रहा है। इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 17 माओवादियों को मार गिराया। कितने? आप कहोगे भैया 17 माओवादियों को मार गिराया। उड़ीसा के किस ऐतिहासिक क्षेत्र को हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो आप कहोगे भैया किसको? आप कहोगे बौद्ध डायमंड ट्रायंगल को। किसको? आप कहेंगे भैया जी बौद्ध डायमंड ट्रायंगल को शामिल किया गया है। करेक्ट आंसर इसका ए वाला जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। और सभी प्यारे साथी इसको क्या करेंगे? बढ़िया तरीके से टिक कर लेंगे। इसमें ललितगिरी, उदयगिरी और रत्नागिरी के बौद्ध स्थल शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन से? आप कहोगे ललितगिरी, उदयगिरी और रत्नागिरी के जो बौद्ध स्थल हैं वह शामिल हैं। अगला है, मछली उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो आप कहोगे मछली उत्पादन में, कि याद रख लेना भारत जो है वह दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? आप कहोगे भैया जी दूसरे स्थान पर है। चीन पहले स्थान पर है। भारत दुनिया के कुल मछली उत्पादन में 8% का योगदान देता है। कितने परसेंट का? 8% का। और 3 करोड़ लोगों को क्या देता है? आप कहेंगे भैया जी रोजगार भी देता है। ठीक है, याद रखिए। हमारा लास्ट प्रश्न है, एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे इसका जो नया अध्यक्ष है उसका नाम है शेख जोआन बिन हमद अल थानी। ठीक है, और याद रख लेना, आप कहोगे अभी फिलहाल में जिनका निधन हुआ है उनका एक बार आप लोग नाम बताएंगे। आप कहोगे इन्हीं का भैया जी निधन भी हो गया है। याद रखिएगा, वे कतर ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं और उन्होंने भारत के रणधीर सिंह की जगह ली है, जो OCA के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे। और जो शेख जोआन बिन अहमद अल थानी है, इनका कल क्या हुआ है? कल या परसों निधन इनका पूरी तरीके से हो चुका है, यानी ये निपट गए हैं। 10 साल तक 1992 से लेकर के इन्होंने शासन किया था। किस पर? आप कहोगे भाई कतर पर प्यारे साथियों शासन किया था। तो ये 50 प्रश्न आपके पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं, यानी जो जनवरी महीने की करंट अफेयर्स है वो प्यारे साथियों आपकी पूर्ण होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, हाँ, जिन लोगों को पता है कि इसकी PDF 99 वाले बैच में मिलेगी वो आराम से भैया क्या कर सकते हैं? PDF को बढ़िया तरीके से परचेज कर लीजिए। वहां डेली करंट अफेयर्स मंथली वाली जो करवा रहे हैं और उसके साथ साथ वीकली, और वीकली के साथ साथ टॉपिक वाइज सारी आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। तो आप इस पे हमारे प्यारे साथी जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको वन डे एग्जाम स्टडी ऐप को डाउनलोड करना होगा और वहां आप डेमो देख लेना, उसके बाद आराम से परचेज कर लेना। और जिन लोगों ने अभी तक सुपर टेट का बैच नहीं खरीदा है वो जरूर परचेज कर लें। याद रखना भाई अभी मौका है, मौका जाने बिल्कुल भी मत देना। आप लोग यहाँ पर आपको फाउंडेशन के तरीके से बेहतर तैयारी लिख के नोट्स के साथ कराई जा रही है। आप लोग इसमें प्यारे साथियों जरूर जुड़िएगा। और अगर आपने कहीं पढ़ रहे हैं और GS आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इस GS ब्रह्मास्त्र बैच में जरूर जुड़ें। ठीक है, मुलाकात हम आपसे अगली क्लास में करेंगे। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद जबरदस्त रहिए। नमस्कार।